हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की। ये प्रतियोगिता का नाम है माई लाइफ माई योगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च की। यहाँ क्वेश्चन बनता है कितनी तारीख को या किस तारीख को माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की गई। 31 मई 2020 को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। या यूँ कह दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 31 मई 2020 को कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की थी? तो माई लाइफ माई योगा। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और ICCR भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिसर के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित की जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए ये जो प्रतियोगिता है किस किस मंत्रालय के द्वारा अथवा किस संस्था के द्वारा ये आयोजित की जा रही है, तो आयुष मंत्रालय और ICCR। अगर इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो देखते हैं क्या दिया है। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता हो तो 21 जून को मनाया जाता है। तो इस बार 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। तो इसमें जो भाग लेने वाले हैं उनको प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। अभी हमने बात की इसके बारे में। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आसान क्रियाबंध प्राणायाम या मुद्रा जैसे यौगिक अभ्यासों पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। अगर इसमें कोई शामिल होना चाहता है तो उसे 3 मिनट का अपना वीडियो अपलोड करना होगा। 3 मिनट का अपना वीडियो अपलोड करके वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतिभागियों को यह संदेश भी शामिल करना होगा कि कैसे यौगिक प्रथाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया, मीन्स उन्हें किस प्रकार से लाभ हुआ है। और आगे देखा जाए, पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये तथा 25,000 रुपये का घोषित किया गया है। जो विजेताओं की घोषणा होगी, जो फर्स्ट प्राइज पाएगा उसको 1 लाख रुपये, सेकंड प्राइज वाले को 50,000 रुपये और थर्ड प्राइज वाले को 25,000 रुपये दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। अब योग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं इसी पॉइंट के तहत। भारत ने यौगिक प्रथाओं को अपनाने के लिए भारत और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 2014 में प्रस्तुत किया था और तभी से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें लिया है, चीन ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थार्ड मिसाइल की मौजूदगी पर चिंता व्यक्त की। दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने मिसाइल अपना मौजूद कराया है, वहाँ पर लगाया है और मिसाइल का नाम क्या है? थार्ड। अब इसके बारे में देखते हैं। थार्ड का पूर्ण स्वरूप टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। यह एक परिवहन योग्य जमीन पर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। मिसाइल है जिसका फुल फॉर्म आप ध्यान दीजिए, थार्ड का टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। कहाँ लगा है? दक्षिण कोरिया में। चीन का मानना है कि दक्षिण कोरिया और जापान पर अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन ऐसा कह रहा है कि दक्षिण कोरिया और जापान पर अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र में चीन के दीर्घकालिक राजनयिक, सैन्य और आर्थिक हितों को बाधित कर सकता है। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की उपस्थिति के बारे में लंबे समय से अपनी आपत्तियों को दोहरा रहा है। कौन दोहरा रहा है? ये चाइना दोहरा रहा है। मतलब चाइना को आपत्ति है कि वहाँ क्यों लगाया गया है। अब दक्षिण कोरिया और चीन के बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में क्या है? अमेरिका ने घोषणा की कि दक्षिण कोरिया में संचालित थार्ड मिसाइल प्रणाली उत्तर कोरिया के हमलों के खिलाफ एक प्रतिरोधी उपाय है। अमेरिका का मानना है कि जो थार्ड हमने लगाया वो उत्तर कोरिया के लिए लगाया है।
2017 में इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था जब उत्तर कोरिया ने जापान में अमेरिकी ठिकानों की दिशा में अपनी मिसाइल का परीक्षण किया था। थार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये जो मिसाइल प्रणाली है, थार्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। यह खाड़ी युद्ध 1991 में अमेरिका के अनुभवों के बाद विकसित किया गया था। थार्ड को इजराइल, यूएई, रोमानिया और दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया। अगर पूछा जाए थार्ड को कहाँ कहाँ तैनात किया गया तो हम बता सकते हैं इजराइल, यूएई, रोमानिया, दक्षिण कोरिया में तैनात किया गया। थार्ड मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। थार्ड जो कोई अन्य मिसाइल है उसे क्या करेगा, नष्ट कर देगा। और क्या है, इसमें काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि वो गद की अवस्था में ही रहेगी तभी ये थार्ड मिसाइल सामने वाली मिसाइल को नष्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। किसको, रोहित शर्मा को। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। 31 मई 2020 को बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। इस पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है। 31 मई को नामित किया किसने, बीसीसीआई ने, इंडिया की क्रिकेट संस्था है। और ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सबसे बड़ा खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए विचार की अवधि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक है। रोहित 4 शतक बनाने वाले T20 क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 8 एक दिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2017 के बाद से एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं। इन्हीं रिकॉर्डों को ध्यान में रखते हुए इनका नामांकित किया गया है। यह वर्ष 2019 के आईसीसी वनडे क्रिकेटर भी थे। जो रोहित शर्मा है वर्ष 2019 के आईसीसी वनडे क्रिकेटर भी थे। वे विश्व कप के पहले संस्करण में 5 एक दिवसीय शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। विश्व कप के पहले एकल संस्करण में 5 एक दिवसीय में वो शतक बनाए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में ये जानकारी ले लेते हैं। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अभी ऊपर हमने बात कर लिया। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बेशक खेल की बात है तो खेल मंत्रालय ही प्रस्तुत करेगा, यह आसानी से आपको याद हो सकता है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो लगातार 4 वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया हो उसके लिए दिया जाता है। फिर क्या है, इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया है जॉर्ज फ्लॉयड। अभी आप इनसे हो सकता है परिचित ना हो, लेकिन इनकी वजह से अमेरिका में कितनी बड़ी समस्या हो गई इस समय देखिए। जॉर्ज फ्लॉयड ऐसे शख्स थे जिनका आप यूँ कह सकते हैं जिनकी मृत्यु हो गई पुलिस कस्टडी में, और वे एक अश्वेत व्यक्ति थे जिसकी वजह से अमेरिका में इस समय विरोध का सामना करना पड़ा है। अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं और थोड़ी जानकारी और डिटेल लेते हैं। अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड, समझिए अफ्रीका के थे, अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा है। पूरे कंट्री में विरोध हो रहा है। मुख्य बिंदु क्या है, जॉर्ज फ्लॉयड 46 साल के एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति था। 46 ईयर्स ओल्ड थे। अफ्रीकी और अमेरिकी, ये ध्यान रखना है कैसे नागरिक थे, अफ्रीकी और अमेरिकी। उनकी मौत तब हुई जब पुलिस ने उन्हें मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक दुकान के पास गिरफ्तार किया था। इससे देश में अशांति उत्पन्न हो गई। गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी में पुलिस की कस्टडी में ही उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या है, जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन से थे, ह्यूस्टन के रहने वाले थे। कई वर्षों से मिनियापोलिस में रह रहे थे। मिनियापोलिस एक स्थान है, वहाँ पर रह रहे थे। कोविड-19 महामारी के कारण वह बेरोजगार हो गए थे। उनकी मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन वापस आ गया है। ब्लैक लाइव्स मैटर इस आंदोलन का नाम है, जिसके तहत वहाँ की पूरी पॉपुलेशन विरोध कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ। अब ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में है। ब्लैक लाइव्स आंदोलन एक अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा, नस्लवाद के खिलाफ
अभियान है। इस अभियान के तहत अमेरिका में अश्वेत लोगों की हत्या, पुलिस की बर्बरता, नस्लीय रूपरेखा, नस्लीय असमानता के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है कि वहां भेदभाव न होने पाए। यह आंदोलन 2013 में शुरू हुआ था, 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। यह आंदोलन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी फैल गया है। विरोध का ही असर है जो दूसरे देशों में भी फैलता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्पेस एक्स नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बड़ी। अभी कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो उन्होंने मौसम की खराबी के कारण पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन अब भेज चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी कंपनी है जो नासा के लिए कार्य करती है। कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहेन के नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। अगर पूछे किसे भेजा है तो डॉग हर्ले और बॉब बेहेन के नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। अगर खास बात मुख्य बिंदु की बात करें इस पॉइंट के तो अमेरिकी सरकार के अनुसार यह मिशन रूसी अंतरिक्ष रॉकेटों पर नासा की निर्भरता को समाप्त कर दे। नासा अभी तक रूस के रॉकेट पर डिपेंड रहता था, लेकिन अब अगर ये सफल होता है तो वो उसकी निर्भरता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी थी जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया था। कुछ समय पहले की ही बात है। जैसे क्या होता है, रॉकेट अगर लॉन्च किया जाता है तो वो आगे कई स्टेप्स में जाते हैं और रॉकेट नष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी बनी जिसने रॉकेट को स्पेस में भेजा, साथ ही साथ जो उसमें प्रोपेलेंट इंजन लगे हुए थे उनमें से कुछ को वापस भी ला लिया, वापस लैंड करवा लिया। वही बात कर रही है। आमतौर पर उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद रॉकेट जल जाते हैं। देखिए हमने बताया ना कि आमतौर पर जो उपग्रह को स्थापित करने के बाद जो रॉकेट होते हैं वो जल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं या अंतरिक्ष में ही फेंक दिए जाते हैं, अंतरिक्ष में ही पड़े रहते हैं। परंतु स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो को पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल था। स्पेस एक्स उसमें शामिल था। फिर देखिए अमेरिका रूस फैक्टर की अगर बात किया जाए तो नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने के लिए रूस को लाखों डॉलर चुका रहा है। यह इस दशक में अमेरिका द्वारा मनुष्यों का पहला प्रक्षेपण है। लगातार अमेरिका जो है रूस से मदद लेता था, रूस के द्वारा जाता था, लेकिन अगर ये सक्सेस होता है तो अमेरिका सेल्फ डिपेंडेंट होगा। अगर क्रू ड्रैगन की बात करें, इसमें एक स्टेप यूज होता है। इसमें देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचा रहा है उसे क्रू ड्रैगन कहा जाता है। जो पहुंचाता है, जो पहुंचाने वाला शटल होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन 7 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होता है, एक बार में 7 लोगों को ले जा सकता है। क्रू ड्रैगन ISS से जुड़े अपने कार्यों को पूरा करने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस कर लाएगा, वापस ले आएगा। क्रू ड्रैगन को अटलांटिक महासागर में लैंड करवाया जाएगा। जब ये वापस आएगा तो अटलांटिक महासागर में लैंड करेगा। इन जनरल में महासागरों को इसलिए चुना जाता है क्योंकि जब हाई वेलोसिटी से आता है, जब ये वायुमंडल प्रवेश करता है तो फ्रिक्शन, घर्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और आग लगने की संभावना रहती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। स्टारमैन सूट की बात की जाए, इसमें देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने गए सूट को स्टारमैन सूट कहा जाता है। अंतरिक्ष जो जाते हैं अंतरिक्ष में वो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं जिससे कि जो हानिकारक किरणें हैं वहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा रहता है, हानिकारक किरणें बहुत ज़्यादा निकलती हैं, परावैज्ञानिक किरणें मिलती हैं, उन सब से उन्हें कोई लॉस ना हो, इसीलिए वो एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं जिसका नाम क्या है, स्टारमैन सूट कहा जाता है। वे केवल क्रू ड्रैगन के अंदर पहनने के लिए डिजाइन किए गए हैं, वे स्पेस वॉक के लिए नहीं है, मतलब इस अंतरिक्ष में चलने के लिए नहीं, केवल क्रू ड्रैगन के अंदर ही पहनने के लिए हैं, जो स्टारमैन सूट बनाया गया इन लोगों के लिए। जल जीवन मिशन नया मिशन है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। असम और बिहार को धनराशि आवंटित की गई। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन, याद कीजिए मिशन के बारे में जिक्र किया था हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, के तहत बिहार को 1832 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, बिहार को कितने दिए गए, 1832 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए।
असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। मतलब 13 लाख से जो अधिक परिवार हैं उनको नल का कनेक्शन मिल जाए। राज्य का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रखना है। मतलब जिसको ज़्यादा नीड है उन्हें पहले मिले। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इस मिशन के तहत राज्य घरों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्रयास करेगा। चूंकि काम कराना है तो काम जो प्रवासी मजदूर हैं उनसे कराया जाएगा ताकि उन्हें भी रोजगार मिले। यह मिशन फिटिंग, प्लम्बिंग और जल संरक्षण जैसे कार्य प्रदान करेगा। अगर बिहार की बात करें तो आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। सरकार आकांक्षी जिलों और SC/ST गांवों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं, जो SC/ST हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर रही है, उनको प्रेफरेंस देगी, प्राथमिकता दिया जाएगा। अब जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना है। क्या है कि कुछ जगह की जो ज़मीन से जो पानी निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसलिए अगर सप्लाई का पानी दिया जाए तो जिस विशेष स्थान से पानी आएगा या उसे साफ़ सुथरा कर कर केमिकल डालकर भेजा जाएगा वो साफ़ रहेगा और हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जल जीवन मिशन पूरा कंप्लीट हो जाए इसके लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। इसका मतलब 1 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। विश्व दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है कि लोग दूध का महत्व जाने। और यह एक वैश्विक खाद्य पदार्थ है जो कि पूरे विश्व में यूज किया जाता है। यह दिन डेयरी सेक्टर से जुड़े गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। जो डेयरी सेक्टर है, मिल्क जो दूध वाले उद्योग हैं, उनकी ओर ध्यान देता है। इस दिवस की अपनी कोई वैश्विक थीम नहीं होती। जैसे आप कई सारे प्रोग्राम की थीम देखते हैं, इसमें ऐसी कोई थीम नहीं होती, बल्कि देशों की सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और इसकी अलग अलग थीम तय करती हैं। जो अलग अलग देश की सरकार है, अलग अलग संस्थाएं, सब अलग अलग अपना थीम बना लेते हैं। दूध में क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B2, पोटेशियम, आयोडीन आदि पाए जाते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर हैं, इसलिए आपको दूध को यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, आयोडीन आदि की मात्रा पर्याप्त रूप से बनी रहेगी। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब की गई, तो 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य कितने हैं? 194। अब हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं, ये देखते हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, आयुष मंत्रालय और ICCR ने संयुक्त रूप से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा, जैसे जीवन योग भी कहा जाता है, लॉन्च किया है। ऊपर हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है अभी। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा में आंधी तूफान के कारण 3 लोगों की मौत। ताजमहल की संगमरमर की रेलिंग को नुकसान पहुंचा, पूरा रेलिंग टूट गई है तूफान की वजह से। अगर आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो टाटा सन्स ने SCTI MST, जिसका फुल फॉर्म है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम के साथ RT-LAMP रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडेड एम्प्लीफिकेशन तकनीक पर आधारित कोविड-19 परीक्षण किट के लिए व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता किया है। परीक्षण किट तैयार करने के लिए टाटा सन्स ने उनके साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने ISPS इंटरनेट सेवा प्रदाता की सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
सेफ्टी की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतर है। वी ट्रांसफ़र जो था उसमें सेफ्टी को लेकर कुछ इश्यूज थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने नई युक्तियों की सिफारिश की। अश्विनी भाटिया एसबीआई के लिए एमडी, पीपी सेनगुप्ता भारतीय ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ, मट्टम वेंकटराव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बन गए हैं। इसमें थोड़ा चेंजेस आया है, इसको ध्यान देने योग्य बात है। स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर के हमारे विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। एनजीटी ने 7 मई को विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टाइलिश गैस रिसाव की जांच की, जिसमें 12 लोग मारे गए थे। याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही घटना हुई थी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइलिश गैस का रिसाव हुआ था। इसमें 12 लोगों की डेथ हो गई थी। एलोन मस्क का स्वामित्व वाली स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। ऊपर हमने डिटेल में अध्ययन किया है। स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सफलतापूर्वक डॉक हुआ, उससे जाकर के मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित किया। भारत और रूस को शामिल करने के लिए G7 के विस्तार पर संकेत। भारत रसिया को शामिल करके उसे G11 बनाने का विचार बना रहे हैं और कंट्रीज को शामिल किया जा रहा है। ये चाइना पर दबाव बनाने के लिए संभवतः किया जा रहा है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। इसको भी हम अपने पूर्व के लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमारा ये रिवीजन भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका स्थित HIV एड्स शोधकर्ता क्वारैसा अब्दुल करीम ने फ्रांसीसी सरकार के 0.5 मिलियन यूरो का क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है। इन्होंने लगातार ये शोध कर रहे हैं, उसके लिए जीते हैं पुरस्कार। खेलकूद के लिए अगर बात किया जाए तो अमेरिकी एथलीट बॉबी मोरो का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अमेरिकी एथलीट थे, नाम था बॉबी मोरो। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में निधन हुआ है। मेलबर्न में 1956 में ओलंपिक खेलों में पुरुषों के 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले में ये स्वर्ण पदक जीते थे। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।